नमस्ते दोस्तों, राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन श्रीलंका। आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा कि श्रीलंका में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात चल रही है। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या इशू है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कहाँ किस किस कंटेक्स्ट में है। एक तो हमारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसमें 13th अमेंडमेंट की है, क्योंकि इंडिया के लिए 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तमिल राइट्स के साथ रिलेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका में मेजरली दो कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियंस एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो सिन्हाला कम्युनिटी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो वहाँ पर मेजॉरिटी में है। दूसरे वहाँ पर जो हमारे लिए कंसर्न है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो है तमिल कम्युनिटी। तो वो उनके ऊपर कुछ आपको पता है पिछले कुछ टाइम में हमारे हिस्ट्री में वहाँ पर कुछ अत्याचार हुए थे, कुछ वहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी कुछ उनके तमिल राइट्स के लिए। तो उसी कंटेक्स्ट में 13th अमेंडमेंट लाई गई थी। तो वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही श्रीलंका में, वो हमें जानना ही होगा। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे लिए 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रही है 20th अमेंडमेंट। तो ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो आइए देखते हैं क्या है ये इशू। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस फॉर्म में, अगर आप क्वेश्चन मेंस का बने तो कैसा बनेगा। द रोड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हैज़ बीन वॉबलिंग द व्हीकल ऑफ डेमोक्रेसी। अब वॉबलिंग द व्हीकल ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? मतलब अगर डेमोक्रेसी एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, तो वॉबलिंग मतलब क्या होता है? जब आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपकी गाड़ी साइड ऊपर नीचे साइड में गिरने लगती है ना। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है वो उनके डेमोक्रेसी के व्हीकल को वहाँ पर मतलब जो हमारी असल में जो हमारा एम्बिशन है वहाँ पर श्रीलंका का जो एम्बिशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमको अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना है, वो सही तरीके से हम कभी हो नहीं पाया है। उसकी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रही है। तो देखते हैं कि क्या ये हमारा कंटेक्स्ट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और इसी क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछ लिया है कि 13th अमेंडमेंट का भी इसमें रेफरेंस बताओ कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजपक्षा जो हैं, जैसे आपको मैं महिंदा राजपक्षा के एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा थे 2005 से 2015 तक श्रीलंका में, उन्होंने 2 टर्म वहाँ पर सर्व किया। जब 2015 में इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो ये महिंदा राजपक्षा हैं, इनका प्रो चाइना टिल्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। इन्होंने हम्बनतोता पोर्ट जो था चाइना को दे दिया, और फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स वो कोलंबो में भी आने लग गए, इवन वहाँ पर चाइनीज़ सबमरीन्स भी आने लग गई। तो वहाँ पर उनके ही जो पार्टी के लोग थे, उनकी पार्टी के लोग और ऑपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर एक उनके खिलाफ कोएलिशन बना लिया और इलेक्शन लड़ा, और 2015 में वो राजपक्षा हार गए। तो 2015 में जब वो हारे तो एक नवी सरकार बन के आई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशनल फ्रंट। अब ये यूनाइटेड नेशनल फ्रंट कौन सी सरकार है? जो उनके ही वाइस प्रेसिडेंट मैथ्रीपाला सिरिसेना और दूसरी पार्टी जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी रनिल विक्रमसिंघे, इन दोनों ने मिलकर हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। जो कोalition बनाया था उनका, जैसे आप लगा लो कि हमारे यहाँ पर महागठबंधन था, जो वैसा ही एक महागठबंधन की सरकार वहाँ पर 2015 में चुन के आई थी। उन्होंने आते ही 18th अमेंडमेंट को वापस ले लिया। अब ये 18th अमेंडमेंट क्या चीज़ है? 18th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में राजपक्षा ने क्या किया था ट्राई, कि वो 2 टर्म की जो लिमिट लगा दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि उनके 2 टर्म पूरे हो गए थे, 2005 से वो 2015 तक प्रेसिडेंट थे। तो दोबारा लड़ने के लिए इलेक्शन उनको, वहाँ पर पहले एक टर्म होती थी कि 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। तो उन्होंने वो जो लिमिट 2 टर्म की जो लिमिट थी इलेक्शन की, उसको हटा दिया था ताकि वो दोबारा इलेक्शन लड़ पाएँ। अब इनकी सरकार ने आते ही, जो ये महागठबंधन की इनकी सरकार ने आते ही दोबारा इस 18th अमेंडमेंट को वापस ले लिया और दोबारा 19th अमेंडमेंट लेकर आए, जिससे 2 टर्म की जो बार है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसको दोबारा उन्होंने रिस्टोर कर दिया। और वो एक और प्रोविज़न लेके आए कि मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये प्रोविज़न वो क्यों लेके आए थे? ताकि महिंदा राजपक्षा के जो बेटे हैं नमल राजपक्षा,
वो इलेक्शन ना लड़ पाए प्रेसिडेंट का। एक और उन्होंने कंडीशन डाल दी, उन्होंने कहा कि ड्यूअल सिटीजन्स कौन होते हैं? जो उस कंट्री के भी सिटीज़न होते हैं और किसी और कंट्री के भी सिटीज़न होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब ये वाला वो कंडीशन क्यों लेके आए थे 19th अमेंडमेंट में? ताकि जो महिंदा राजपक्षा के जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्षा, जो आज के टाइम पर 2020 में वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, वो भी इलेक्शन वहाँ पर ना लड़ पाएँ। ताकि उन्होंने एक तरह से उस पूरे परिवार को, उस परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए 19th अमेंडमेंट लेकर आए थे, ताकि ना तो महिंदा राजपक्षा इलेक्शन लड़ पाएँ, ना उनके बेटे लड़ पाएँ, और ना ही उनके छोटे भाई इलेक्शन लड़ पाएँ। तो और उसके अंदर प्रोविज़न कहते हैं कि प्रेसिडेंसी की टर्म जो थी, जो 6 ईयर्स कर दी थी महिंदा राजपक्षा ने, उसको 5 ईयर्स कर दिया। और उसके बाद प्रेसिडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर थी वो पहले होती थी कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कभी भी निकाल सकता है। एक डिस्क्रिशनरी पावर थी एक प्रेसिडेंट के पास, उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि दोबारा कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट ना आए जो प्राइम मिनिस्टर की एक चुनी हुई सरकार जो थी उसको अपने डिस्क्रिशन पर निकाल दे। फिर अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ये सब तो जो महागठबंधन की सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट लेके आए थे, 19th अमेंडमेंट, जिससे उन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की कोशिश की थी। अब प्रॉब्लम आ रही है कि जो उनके जब इलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर 2019 में नवंबर में, वहाँ पर ये महिंदा राजपक्षा जो फैमिली है ये दोबारा पावर में आ गई है। कैसे आई है? क्योंकि उनका जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्षा वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने क्या किया था, चलो जो पॉलिटिक्स हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट हम चलो ये देख लेते हैं कि वो पावर में आ गए हैं गोटाबाया राजपक्षा। तो उन्होंने अपने ही भाई को, जो अपने बड़े भाई को, जो पहले प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षा, उन्होंने उन इलेक्शन में अभी वो पावर में आ गए हैं, वो महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्हीं के महिंदा राजपक्षा के बेटे जो भी 35 साल के नहीं हुए हैं, जिनको आपने देखा था ऊपर की ये एज लिमिट लगा दी थी, उनको उन्होंने अपने कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया है, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट बनाकर उन्हें भी वो पावर में ले आए हैं। तो जो ये राजपक्षा फैमिली है ये दोबारा पावर में आ गई है। और ये राजपक्षा फैमिली इंडिया के लिए कंटेक्स्ट में क्या इश्यूज़ हैं कि ये थोड़ी प्रो चाइना होती है। दूसरा, ये सिन्हाला मेजॉरिटी के फेवर में रहती है, ये तमिल्स को पावर डिसेंट्रलाइज करने के ज़्यादा फेवर में नहीं रहती है। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न रहता है हमेशा। तो 20th अमेंडमेंट बिल जो है उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं, अब ये हम देख लेते हैं। कोलंबो बेस्ड सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स ने बताया है कि जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे ना एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के ऊपर, वो सारे इन्होंने हटा लिए हैं 20th अमेंडमेंट के थ्रू। 20th अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं राजपक्षा और ये सारी जो प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे उसको हटा लिया जा रहा है। और कुछ ऐसी जो की अपॉइंटमेंट्स होती थी, जैसे अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट, सीएजी की अपॉइंटमेंट, या कोई भी ऐसी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जिनको इंडिपेंडेंट रहना एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब के ऊपर प्रेसिडेंट की पावर को जो था वो और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और उनको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है कि वो अपने हिसाब से प्रेसिडेंट उन्हें सिलेक्ट कर सकता है। तो उससे वहाँ पर क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। उसकी जगह उन्होंने एक उसको सिलेक्ट करने के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री काउंसिल नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिसको ये सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स कह रहा है कि वो एक सिर्फ रबर स्टैंप है एग्जीक्यूटिव का। जो प्रेसिडेंट असल में बोलेगा वही सिलेक्शन होगी, वही उन इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन होकर वही लोग जाएंगे जिसको प्रेसिडेंट फेवर करेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अगेंस्ट जाता है। अगला एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है वो है कि सिटीजन्स के पास ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो जिसके थ्रू वो प्रेसिडेंट के किसी पावर को या किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज कर सकें कोर्ट में। तो एक तरह से प्रेसिडेंट जो है वो इम्यून हो गए हैं किसी भी लीगल एक्शन किसी भी आंसरेबिलिटी से, या फिर किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट की वायलेशन के अगेंस्ट जो वो लीगल एक्शन लेना चाहता है, उन सब से प्रेसिडेंट जो है वो इम्यून हो गए हैं अब। तो प्रेसिडेंट के पास और एक तरह से अनलिमिटेड पावर आ गई है।
अब उन्होंने सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उन्होंने क्या किया है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है गवर्नमेंट को डिसमिस करने की, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने की, वो दोबारा वही कर दी है जो पहले थी कि डिस्क्रिशन जो थी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट अगर के मन के ऊपर चलेगा कि अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करना ज़रूरी है तो प्राइम मिनिस्टर को वो डिसमिस कर सकता है और चुनी हुई सरकार को ख़त्म कर सकते हैं। एक और प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स टर्म। मतलब जैसे हमारे हम एग्जांपल लें, हम अपने एग्जांपल से कि 2019 में हमारी सरकार चुन के आई है इंडिया में मोदी जी की, अगर उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। अब आप देख रहे हो ये सारे वो प्रोविजंस हैं जिसको पिछली 19th अमेंडमेंट जो महागठबंधन की सरकार जो थी जिसको उन्होंने चेंज किया था उन सब को वो रीस्टोर कर रही है ये 20th अमेंडमेंट। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए भी सही नहीं है और इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है, क्योंकि वहाँ की अगर डेमोक्रेसी खतरे में आएगी तो इंडिया के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे हमारे लिए जो इंडिया का मेन कंसर्न रहता है वो है 13th अमेंडमेंट। अब ये 13th अमेंडमेंट क्या चीज़ है, आपको पता होगा कि जो तमिल इशू चल रहा था वहाँ पर 1980s में चला है, जो वहाँ पर क्या हुआ था, जो ये प्रेसिडेंट जयवर्धने हैं इन्होंने इनके अंदर भी वो वाली बात आ गई थी जिसे हम कहते हैं ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। इन्होंने कहा कि मुझे प्रोविंशियल काउंसिल्स की क्या ज़रूरत है, इतनी छोटी सी कंट्री है, इसमें स्टेट्स होनी नहीं चाहिए, प्रोविंसेस नहीं होनी चाहिए, सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर लिया था। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि नॉर्थ वाले एरिया में जो नॉर्थ काउंसिल था, ये वाला एरिया जो नॉर्थ वाला एरिया और ये ईस्ट वाला एरिया में यहाँ पर तमिल्स रहते थे। तो अगर ये स्टेट थी तो इनके पास फिर भी कंसीडरेबल पावर थी, लेकिन अगर हम पूरे श्रीलंका को सेंट्रलाइज कर दें, सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की गवर्नमेंट हो, तो इनके पास जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, वो हाथ से चली गई। तो ये लोग अगेंस्ट सिन्हाला मेजॉरिटी, जो सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पर पावर में है, उनके अगेंस्ट उठ गए। वहाँ पर फिर LTTE बन गई, जो आपको याद होगा कि जो प्रभाकरन की, जो आपने मूवी भी देखी होगी मद्रास कैफ़े, उसमें जैसे ये सारे अगेंस्ट उनके हो गए सिन्हाला मेजॉरिटी के, और वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया। फिर इंडिया ने वहाँ पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, इंडियन आर्मी अंडर पीस कीपिंग फोर्सेस गई और वहाँ पर सिविल वॉर को शांत किया। उस सिविल वॉर को शांत करने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्रेसिडेंट जयवर्धने ने एक इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया 1987 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम एक 13th अमेंडमेंट लाएंगे, जो हमारी जो इससे पिछली 12th अमेंडमेंट थी, जो मतलब 12th अमेंडमेंट में ही वो किया जा रहा था ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाएगी, कोई काउंसिल नहीं रहेगी, जो मतलब तमिल को मंजूर नहीं थी, उसको एनल कर दिया उन्होंने कहा कि इसको इनैक्ट नहीं करेंगे हम, उसकी बजाय हम 13th अमेंडमेंट लेके आते हैं जिसके थ्रू हम ये काउंसिल्स बनाएंगे, हम स्टेट्स बनाएंगे। काउंसिल्स का मतलब ये प्रोविंशियल काउंसिल्स कौन सी हैं, अगर आपको समझने के लिए, तो हमारे जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं। तो उन्होंने कहा ये वाले जो हम नॉर्दर्न काउंसिल है इसको और ईस्टर्न काउंसिल को, क्योंकि यहाँ पर तमिल्स जो हैं वो रहते थे, इनको हम मर्ज करके एक ही काउंसिल बना देंगे, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंशियल काउंसिल। अब इसको मर्ज किया गया 13th अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन 2006 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि नहीं, ये मर्जर सही नहीं है और इसको अलग कर दिया जाए। फिर 2007 में इसको नॉर्दर्न काउंसिल को और ईस्टर्न काउंसिल को दोबारा अलग कर दिया गया। तो तब फिर दोबारा से ये इशू स्टार्ट हो गया कि जो काउंसिल्स हैं उसको तमिल जो लोग की जो यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसमें क्या इशू है। ये जो श्रीलंका का एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो सारा आपको पता ही है कि तमिल्स की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेपरेट स्टेट कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न, जो ये दोनों को मिक्स करने के लिए, वो इन दोनों को मर्ज करने के लिए पूरी मूवमेंट चल रही थी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट थी। तो 13th अमेंडमेंट ने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेंगे और पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होगा 9 प्रोविंसेस। जैसा आपको मैंने नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंशियल काउंसिल बताया था, ऐसे टोटल 9 प्रोविंसेस बनने थे। तो उसके अंदर क्या था कि
एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड एंड पुलिस जैसे जो सब्जेक्ट्स थे वो उन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को दिए तो थे 13th अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन फाइनेंशियल पावर्स नहीं दी थी और प्रेसिडेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स थी। उसकी वजह से ये जो हमारे प्रोविज़न थे ये कभी इफ़ेक्टिवली वहाँ पर वर्क ही नहीं कर पाए। तो वो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वहाँ पर कभी वर्क ही नहीं कर पाई, क्योंकि जो फाइनेंशियल पावर्स थी और जो सेंट्रल प्रेसिडेंट जो हमारा उन श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे उनके पास ओवर राइडिंग पावर होती थी। सेम सिचुएशन जैसे आप लगा लो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर होती थी कि गवर्नर जनरल वैसे तो कहने को तो प्रोविंशियल काउंसिल्स को पावर दे देते थे, लेकिन वो एक वीटो पावर रखते थे अपने पास, या फिर फाइनेंस की पावर उनको नहीं देते थे, तो प्रोविंसेस जो थी वो नाम की ही चलती थी। ठीक है। और दूसरा एक क्या इशू था कि पुलिस और लैंड जो था वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे हमारे दिल्ली की गवर्नमेंट में भी यही इशू है ना कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो, और लैंड की पावर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं है। तो हमारे यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमें ये पावर होनी चाहिए। ठीक है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि 2007 में ये नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रोविंशियल काउंसिल है इनको तोड़ के दोबारा वैसा अलग अलग कर दिया गया 2007 में आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब जो 13th अमेंडमेंट है ना, ये सिर्फ सिन्हाला मेजॉरिटी, जो सिन्हाला नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं और जो तमिल जो हैं उन्हीं वो ही से को अपोज नहीं करते हैं। इवन जो तमिल जो हैं, जो एलटीटी जो एक गोरिल्ला वॉरफेयर वाली ग्रुप था जो जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं, जो श्रीलंकन्स जो तमिल टेररिस्ट जिनको कहते हैं, उन्होंने भी इसे अपोज किया था। वो भी इस जो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड जो था उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे 13th अमेंडमेंट इज़ नॉट इनफ फॉर आर डिमांड्स, हमें और चीज़ें चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। वो इसको नहीं मान रहे थे। इसीलिए ही इंडिया ने वहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के एलटीटी को दबाने की कोशिश की थी। ठीक है। और वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। अब जो सिन्हालाज हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, ये कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा कंसेशंस दे रहे हो तमिल को, और तमिल्स जो थे अंडर जो ये टाइगर्स जो एलटीटी वाले जो थे वो कह रहे थे हमें कोई भी कंसेशन नहीं दिया जा रहा। तो एक तरह से आप देख रहे हो दोनों ही इस 13th अमेंडमेंट से डिससेटिस्फाइड थे। और ये दोनों कौन है? जो एक्सट्रीम जो कहते हैं ना कि हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पावर में बिलीव करते थे। सिन्हालास जो थे कहते थे सारी पावर सिन्हालास के पास होनी चाहिए, और ये एलटीटी तो आपको पता ही है कि ये प्रॉपर तमिल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी एक्सट्रीम एक विंग पर थे वो लोग 13th अमेंडमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब जो तमिल नेशनल अलायंस जो यहाँ पर इन प्रोविंसेस में पावर में था, जो इनके यहाँ से जिनके एमपीज़ भी जाते थे और रिप्रेजेंटेशन इनके पार्लियामेंट में होती थी, वो भी ये कह रहे हैं कि जो 13th अमेंडमेंट है वो सफिशेंट नहीं है। वो भी उसको कहते हैं 13th अमेंडमेंट इज़ नॉट इन सफिशेंट इन इट्स एम्बिट और सब्सटेंस। अब ये एलटीटी तो आपको पता ही, मैंने जैसे आपको बताया कि तमिल्स की जो डिमांड, तमिल जो इनका कॉज है उसमें जो सबसे जो रेडिकल वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमिल ये टाइगर्स वाली है। ठीक है। लेकिन जो लोग दे आर हु आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़, जो जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना के वहाँ पे इलेक्शन लड़े और अपने मतलब एक तरह से जो मॉडरेट सेक्शन है तमिल नेशनल अलायंस, वो भी कहता है कि 13th अमेंडमेंट जो है वो सफिशेंट नहीं है। बट हाँ, वो कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो है। चलो, ये तो इस पर हमको थोड़ा वर्क करना चाहिए, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। अब इंडिया के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है कि ये अकेला 13th अमेंडमेंट्स ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द सेटलमेंट ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग तमिल क्वेश्चन, ये अकेला एक ऐसा अमेंडमेंट है, जो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अकेला है जिससे हम तमिल क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं, तमिल सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको भी आप रिमूव कर दोगे 13th अमेंडमेंट को, तो सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन चली जाएगी जैसा पहले हो रहा था। ठीक है। जिसमें ग्रोइंग सिन्हालीज बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म चलता था, मतलब सिन्हाला मेजॉरिटी जो थी वो मेजॉरिटेरियनिज्म कर रही थी। ठीक है। अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं कि
जो आज के जो ये महिंदा राजपक्षा के जो फैमिली जो दोबारा पावर में आ गई है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविंशियल काउंसिल जो ये आपको मैंने दिखाया था ना, 9 बनाए हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट वैसे बनाया था, लेकिन वो बाद में डीमर्ज हो गया, बट फिर भी वो काउंसिल्स तो हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनको ना रिमूव कर दो। वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे जिसको वो कह रहे हैं, उनके हाथ में दे दो। अब वो उसको कह रहे हैं कि ये ना वाइट एलिफेंट्स है। वाइट एलिफेंट्स मतलब सफ़ेद हाथी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने कोई चीज़ ले ली, आपके पास कोई चीज़ है जिसका आपको कभी यूज़ नहीं होता और आपने कॉस्ट उसकी पे कर दी है, बहुत हैवी कॉस्ट पे किया, उसका कभी यूज़ नहीं है आपको लगता, तो उसको हम कहते हैं ना कि ये आपने सफ़ेद हाथी क्यों रखा हुआ है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि जो ये प्रोविंसेस हैं, इसको आराम से हम सेंटर जो है उसको कंट्रोल करके चला सकता है। एक छोटी सी जो कंट्री है, तो प्रोविंसेस का यूज़ ही क्या है, इनको हमने सिर्फ सफ़ेद हाथी की तरह रखा हुआ है, जिसको हमको खर्चा करके पालना पड़ रहा है इस सफ़ेद हाथी को। ठीक है। दूसरा, जो सिन्हालास जो हैं वो कोई भी अपनी पावर शेयर ही नहीं करना चाहते तमिल माइनॉरिटी ग्रुप के साथ। तो ये एक बहुत फंडामेंटल इशू है और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। अब ये जो सिन्हाला के जो एक्सट्रीम जो रेडिकल वाले सिन्हालाज हैं, वो पार्टीज़ तो बोलती ही हैं ये बात। इवन जो मॉडरेट पार्टीज़ हैं ना, वो भी आजकल ये बोलना शुरू हो गई हैं कि हमें इनकी प्रोविंशियल काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जाकर, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी तो यही होता है ना कि जो वही पार्टीज़ जाके इन माइनॉरिटीज़ से वोट्स लेती हों, लेकिन बाद में आके इनके अगेंस्ट बात करती हैं, धीरे धीरे सॉफ्टली इनके अगेंस्ट हो जाती हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जो all political camps that vehemently oppose the system have themselves contested in provincial council elections। जो लोग आज बात बोल रहे हैं ना कि provincial councils नहीं होने चाहिए, वो खुद ही political उन्हीं काउंसिल में जाके इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और धीरे धीरे नेशनल पार्टी की स्ट्रेंथ भी और ग्रास रूट प्रेजेंस जो है इन्हीं प्रोविंशियल काउंसिल्स की वजह से ही मजबूत हुई है आज, लेकिन वो उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने इस 13th अमेंडमेंट के बारे में बहुत बात की है। उन्होंने बार बार एक तरह से रिमाइंड कराया है श्रीलंका को कि आप इस पर अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा कीजिए। अब हमें ये देखना होगा कि हाउ फार श्रीलंका विल बी एबल टू address India's issues and growing geopolitical insecurities। अब ये growing geopolitical insecurities कौन से हैं कि क्या कहीं ये महिंदा राजपक्षा जो राजपक्षा जी हैं, ये दोबारा प्रो चाइना टिल्ट तो नहीं ले लेते। वैसे उनके भाई अब वो खुद भी पावर में हैं और उनके भाई प्रेसिडेंट हैं, तो इंडिया को ये डर लग रहा है कि कहीं ये दोबारा से प्रो चाइना टिल्ट ना ले लें। एक तो हमारे लिए 13th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो गया और एक हमारे लिए ये इनका प्रो चाइना टिल्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो दिस वॉज आर टॉपिक फॉर टुडे। ये हमने देख लिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं और जो क्राइसिस आया है वो क्या है। तो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।